संसद तक तय करनी होगी। और इस बात को हम तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक हमारे हाथ में कलम न हो, जब तक हमारे हाथ में किताब न हो, जब तक हमारे अंदर दृढ़ विश्वास न हो। मैं यहाँ देख रही हूँ कि महिलाओं की तादाद जिस तरीके से इस सभा में है, मैं आप तमाम महिलाओं को सलाम पेश करती हूँ कि घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यदि इस जुलूस में आते हैं तो आप एक यहाँ से एक संदेश देते हैं पूरे देश भर को, पूरे बिहार में संदेश देते हैं कि हम महिलाएं किसी तरीके से, किसी पुरुष से किसी तरीके से कम नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है। यदि महिलाएं अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं, यदि महिलाएं तमाम घर के कामों को करके इस सभा में आती हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आ सकते, हम राजनीति के क्षेत्र में नहीं आ सकते, हम समाज के अन्य तबकों के क्षेत्र में नहीं आ सकते। बात है कि हमें मौका नहीं मिलता है और उस मौका को तलाशने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने देखा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से महिलाओं को आगे लाने का काम किया है, हम उनको शुक्रगुजार हैं। हम तमाम महिला वर्ग उनके शुक्रगुजार हैं। और अभी हमने देखा कि अभी हालिया जो विधानसभा सत्र हुआ, उसमें 65% आरक्षण को बढ़ा दिया गया। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु के बाद बिहार ऐसा दूसरा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक आरक्षण लागू किया जा रहा है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब सरकारी संस्थानों को बंद किया जा रहा है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब निजीकरण किया जा रहा है हमारे संस्कारी संस्थानों का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, तमाम सरकारी नौकरियों का निजीकरण किया जा रहा है। ऐसे समय में हमें एकजुट होने की जरूरत है। यह एकजुटता इसलिए भी जरूरी है कि आने वाले समय में यदि पीढ़ियां आपसे सवाल करेंगी कि जब सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो रहा था, जब हमारे जल जंगल जमीन को बेचने की कोशिश की जा रही थी, जब हमारे खिलाफ तमाम तरीके के काले कानून लागू किए जाने की तैयारी चल रही थी, तो आप कहाँ थे? ऐसे समय में आपको और हमको आने वाली पीढ़ियों के सामने हमें नतमस्तक न होना पड़े, आने वाली पीढ़ियों के सामने हमें सर न झुकाना पड़े, आने वाली पीढ़ियां हमें निरुत्तर न कर दे। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है, इस पूरे पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि पुरखों ने जो सामाजिक न्याय का जिम्मा हमारे कंधों पर दिया है, पुरखों ने जिस जद्दोजहद के साथ हमें एक ऊंचाई दी है, आरक्षण जैसी चीजें दी है, हमें एक जगह दी है इस समाज में आवाज उठाने की, हमें इस बात की जिम्मेदारी को तय करना होगा कि अपने आने वाली पीढ़ियों को हम पुरखों की दी हुई जो चीजें हैं उसे जाया ना करें, उसे उसी रूप में लौटाए, उसे बेहतर ढंग से उसके सामने पेश करें, ताकि हम आने वाले समय में देश के लिए, दुनिया के लिए या बिहार एक मिसाल पैदा करें, हम एक नजीर पैदा करें इस देश में कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ की महिलाएं, जहाँ के किसान, जहाँ के मजदूर, जहाँ के बच्चे अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है, किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। साथियों, यहाँ मैं बहुत वक्त नहीं लूंगी क्योंकि बहुत सारे स्पीकर हम लोगों के सामने हैं जो अपनी बात को रखेंगे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ी हूँ। कई वर्षों तक मैंने दिल्ली में अध्यापन किया है और फिलहाल मैं मधेपुरा के भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ। शिक्षण मेरा पेशा है और देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना मेरा जुनून है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब आने वाले चुनाव में उस राजनीति के साथ रहिएगा जो कल आपके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए काम करे। उस राजनीति के साथ रहिएगा जो आपके और हमारे लिए सोचे। उस राजनीति के साथ रहिएगा जो इस देश की तरक्की पसंद युवाओं के साथ रहे, युवाओं के साथ काम करे।
राहत इंदौरी एक कवि हुए हैं, उनकी 4 पंक्तियां मैं यहाँ कहूंगी कि याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा तुम्हें ही करना होगा, ना ही हालात तुम्हारे साथ होंगे और न ही लोग। तो हमें तय करना होगा अपनी जिम्मेदारी को, हमें तय करना होगा कि आने वाले समय में हम किसके साथ रहेंगे। हमें तय करना होगा कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अगला प्रधानमंत्री वह बनेगा जो पूरे देश को एक खास तरीके के कंपनी के साथ, एक खास तरीके के व्यक्ति के हाथों में सौंप रहा है। हम उसके साथ खड़े होंगे जो देश के किसानों के लिए एक नए तरीके के काला कानून ला रहा है। हम उस लोगों के साथ किसके साथ खड़े होंगे, हमें यह जिम्मेदारी तय करनी होगी। हमें लगता है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां बिहार का जो मॉडल है वह एक मिसाल पेश कर रहा है। हमें लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी जी जैसे लोगों की जरूरत है जो इस देश की अगुवाई करें और हमारे देश एक खास तरीके के मुकाम पर पहुंचे। मैं आप सबसे आह्वान करती हूँ कि पता नहीं आगे के चुनाव की जो भी तैयारी हो मैं उसमें आ पाऊँ या नहीं आ पाऊँ, लेकिन आप सबसे मैं अपील करती हूँ, बागा की बहू होने के नाते, मधेपुरा की बेटी होने के नाते और उस सबसे बढ़कर इस भारत की एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आपसे अपील करती हूँ कि जब भी आप अपना वोट दें तो यह सोच करके दें कि आपका वोट आपके बच्चों का, आपके आने वाली पीढ़ियों का, आने वाले जनरेशन का, आपकी बेटियों का, आपकी बहुओं के लिए किस तरीके का देश पैदा करेगा, किस तरीके का देश तैयार करेगा, यह सोचकर आप अपना वोट दें। और मैं अंत में फैज अहमद फैज एक क्रांतिकारी कवि हुए जिन्होंने बहुत नज्म लिखा, बहुत कविताएं लिखी, बहुत शेर व शायरी लिखी और उनकी एक बहुत अच्छी नज्म है कि एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहां लगातार हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, लगातार हमारी आवाजों को दबाया जा रहा है, लगातार उन लोगों को जेलों में भरा जा रहा है जो इस देश की जो सरकार है उसके खिलाफ जो कुछ बोलता है तो हमें जेलों में भरने की कोशिश की जाती है। हमें हमारे खिलाफ नए तरीके के कानून बनाए जाते हैं और यहाँ यह तक हो रहा है कि संविधान को बदला जा रहा है। इस संविधान को यदि बचाना है, यदि आरक्षण को बचाना है, यदि बीपी मंडल की विरासत को बचाना है, भूपेंद्र नारायण मंडल की विरासत को बचाना है, यदि हमें लोहिया की विरासत को बचाना है, जेपी की आंदोलन को बचाना, विरासत को बचाना है, लालू प्रसाद की विरासत को बचाना है, तो हमें नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्ता जो वर्ग होता है, जो सत्ताधारी वर्ग होता है, वो हमेशा हम पर जुल्म करता है। लेकिन इस जुल्म से डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस जुल्म से भागने की जरूरत नहीं है, हमें खौफ में रहने की जरूरत नहीं है। और मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। फैज अहमद फैज बड़े शायर हुए हैं, उनकी एक नज्म है, मैं उनकी 2 पंक्ति बोलकर यहाँ अपनी बात खत्म कर रही हूँ कि दिल नाउम्मीद है, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। आप सब ने मुझे मौका दिया, आप सब ने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मैडम, आपने बड़ी बारीकी से और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, कम से कम उन्हें आप लोग सुने। वो बहुत सा चीज हम लोगों को देने के लिए आए हैं, बहुत सा चीज बताने के लिए आए हैं। वो हमारे बीच के नेता हैं, हम और हमारे बीच के वो नेता है, हमारा हक बनता है हम उनको अपनी समस्या रखें और वो भी हमारे समस्या का हल बताएंगे, रास्ता दिखाएंगे। कम से कम आप अगर आए हैं तो कार्यक्रम का वो लाभ उठाकर जरूर जाए जिसको आप छोड़कर जा रहे हैं। कहते हैं कि अल्फाज सारे सिमट कर फसाने में रह गए और दिल का सारा दर्द सीने में रह गए।
हमारा घर आकर उसने जला दिया, हम जिसके घर की आग को बुझाने में रह गए, हम जिसके घर की आग को बुझाने में रह गए। आइए मैं अगला कड़ी को बढ़ाते हुए मैं आदरणीय ओंकार यादव जी से गुजारिश करना चाहूंगा तो